सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त अशिता एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि समझने में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर जानना है एंड क्या आपका कट ऑफ रहेगा उसके बारे में जानना है तो आपको क्या प्रोसीजर रहेगा काउंसलिंग में एंड क्या सब होने वाला है वो सारा आज डिटेल्ड वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से थोड़ा समझना वीडियो को कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। कोई भी क्वेरीज होगी मुझसे पूछ लेना। एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है और एक बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक हासिल करी है एंड जिनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट देम। एंड वन मोर थिंग, देखो आप लोगों ने मेहनत किया था इसलिए आपने वो रैंक हासिल किया है। सो दिस इज़ व्हाट यू गाइज डिजर्व्ड। ओके, आपने हार्ड वर्क किया, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया एंड अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। दिस इज़ व्हाट यू वर मेड फॉर एंड दिस इज़ व्हाट यू made out from your preparations and exams. So my heartiest congratulations are with you people. So अब तो हमारा रिजल्ट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला प्रोसीजर है काउंसलिंग को लेके। काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहेगा वो आपसे मैं डिस्कस करूंगी, कब आपने क्या करना है वो सब आपको आज वीडियो में बताऊंगी। एंड सीट्स को लेके भी मैंने वैसे पहले वीडियो बना दिया था लेकिन थोड़ा बहुत सीट्स को लेके भी आइडिया दूंगी एंड कैसे कैसे काउंसलिंग में क्या होगा वो सब आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो इसीलिए वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड उसके आने पे ही हमें पता चलेगा कौन कौन बच्चे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी रिलीज होगी दैट इज ऑन 10th ऑफ जुलाई। उसका टाइम दिया है, डेट मेंशन की है हमारी काउंसलिंग शेड्यूल में। तो 10th ऑफ जुलाई, यस 10th ऑफ जुलाई इज द डेट फॉर द रिलीज ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। मैं अभी से ही आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ एंड ये चीज़ें आप ध्यान में रखना कि आपको किस डेट पे क्या करना है। तो 10th को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा बच्चों को पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए और कौन कौन नहीं है। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो देन 11 से लेकर 13 तक आपने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा उसके लिए आपने अपनी चॉइसेस को फिल करना है, ठीक है। आप अपने चॉइसेस अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज करेंगे एंड कोर्स चूज करेंगे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपने चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस कैसे फिल करने हैं, कैसे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझे इस चीज़ को लेकर पूछा है। देखो काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होती है, ठीक है। अब पिछले साल से हमारी काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करी जा रही है तो आपको ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है। एंड ऑनलाइन अप्लाई करना है इसका मतलब ये है कि साइट पे कोई लिंक एक्टिवेट होगा या फिर कोई लिंक आपको प्रोवाइड करा जाएगा जिसमें आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। तो अभी तक वो लिंक नहीं एक्टिव हुआ है, ना ही अवेलेबल हुआ है बिकॉज अभी काउंसलिंग की डेट नहीं आई है। लाइक काउंसलिंग का जिस दिन होगा दैट इज 11th, तो 11th को आपके पास एक साइट या फिर एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा या अवेलेबल कर दिया जाएगा जिसपे आप काउंसलिंग के लिए फिल कर सकते हो। अब काउंसलिंग को जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक परफॉर्मा खुलेगा, आपको वो पूरा जो एक फॉर्म है वो फिल करना होगा एंड उस फॉर्म में आपको अपने प्रेफरेंसेस और चॉइसेस फिल करने हैं, ठीक है। तो आप अपने प्रेफरेंसेस अभी से सेट कर लो, लाइक कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब प्रेफरेंसेस कैसे सेट करना है, लाइक अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। लाइक जैसे मैं थी, मेरी प्रेफरेंस सबसे पहले लैब को लेना ही था कि लाइक मुझे लैब चाहिए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी लैब बना ली। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे लैब में सीट नहीं मिलती है तो मैं क्या लूँगी, देन आई जस्ट थॉट कि मैं ओटी लूँगी। उसके बाद मैंने सोचा था कि अगर मुझे ओटी भी नहीं मिला तो मैं क्या लूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं रेडियोलॉजी लूँगी एंड लास्ट में आई जस्ट थॉट कि अगर ये सब नहीं मिला तो रीनल की मैं नेफ्रोलॉजी के लिए अप्लाई करूँगी। तो ये सारी प्रेफरेंसेस मैंने सेट करी थी। अब हमारे टाइम में तो ऑफलाइन काउंसलिंग थी तो हम तो जाके वर्बली बोल सकते थे कि हाँ हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए। अब क्या होगा, ऑनलाइन में आपके पास 1 2 3 4 करके नंबर दिए होंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है, जैसे मेरी थी फर्स्ट प्रेफरेंस पे नंबर 1 पे लिख दोगे आप लेबोरेटरी, नंबर 2 पे आप लिख दोगे ओटी या जो भी रेडियो है। मतलब अपनी प्रेफरेंसेस नंबर वाइज डिसाइड कर लेना कि क्या आपकी प्रेफरेंसेस रहने वाली है, ठीक है। उस हिसाब से आपने वो फिल करना है। उसके बाद कॉलेज की चॉइस आती है कि आप आईजीएमसी लेना चाहते हो कि टांडा लेना चाहते हो, तो आपने उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस आईजीएमसी या टांडा जो है वो फिल कर लेनी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, देखो जिन बच्चों का रैंक अच्छा होता है लाइक टॉप 10 टॉप 20 जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि लाइक अब ऑब्वियसली जिसका रैंक अच्छा है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा जल्दी मिलेगी, उसको जल्दी उसको पहले पूछा जाएगा, ठीक है। अब मानो कि किसी की रैंक फर्स्ट है एंड किसी की रैंक सेकंड है तो पहले हम फर्स्ट वाले को बोलेंगे कि आओ जी बताओ आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, फिर सेकंड वाला आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा। तो जैसे जैसे मेरिट बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि आपके चॉइसेस कुछ भी कोर्स चूज करने के चांसेस जो थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाइक अब ऐसा नहीं है कि हर किसी की प्रेफरेंस ओटी ही होगी या लाइक रेडियो ही होगा। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं एंड कॉलेज की भी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। लाइक जब मैंने काउंसलिंग अटेंड की थी तो मेरी प्रेफरेंसेस आईजीएमसी टांडा दोनों ही थे बिकॉज मेरे घर से मुझे दोनों ही एरियाज जो है वो
ज़्यादा मतलब दोनों ही बराबर ही पड़ते हैं, लेकिन लाइक आई जस्ट वांटेड टू कम टू शिमला, सो मैंने IGMC चूज़ किया। तो किसी का कॉलेज चूज़ करने का जो रीज़न हो सकता है वो डिफरेंट डिपेंड कर सकता है डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो आपकी क्या चॉइसेस हैं, आप फिलहाल उनको फिल करो, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है और क्या सोच रहा है या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे तो जो आपकी रैंक होगी उसके हिसाब से आपको कंसिडर किया जाएगा एंड उस हिसाब से आपको सीट जो है वो अलॉट करी जाएगी। तो ये पूरा काउंसलिंग का इसमें प्रोसीजर रहता है। सो आपकी जो प्रेफरेंसेस होंगी और जो आपकी चॉइसेस होंगी वो ज़रूर फिल करना एंड एक प्रायोरिटी सेट कर लेना कि कौन सा कोर्स आपके लिए प्रायोरिटी है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द काउंसलिंग। वन मोर थिंग, बच्चे मुझसे सीट्स को लेके भी बहुत कुछ डाउट्स शो कर रहे थे, तो सीट्स को लेके भी मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ आप लोगों को एंड थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप इसको समझ पाओ। सो ये सब मैंने बड़े मुश्किल से इन सब में लिखा है और बिल्कुल शॉर्ट करके लिखा है, सो आई जस्ट होप आपको भी समझ आए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जनरल स्टूडेंट्स की, ठीक है। जनरल स्टूडेंट्स एंड इसी से हमारी कट ऑफ भी डिसाइड हो जाएगी क्या हमारा कट ऑफ रहने वाला है। तो हमारे जो जनरल स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल जो अनरिजर्व्ड है, लाइक बिल्कुल डायरेक्ट कैंडिडेट्स जो हैं उनकी सीट्स है हमारे पास 28, ठीक है। सो जिन जनरल स्टूडेंट्स की कैटेगरी रैंक 28 तक है, ठीक है, विदाउट अदर रिजर्वेशन, ठीक है, तो वो उनका सिलेक्शन 100% है। समझ रहे हो मेरी बात? जो 28 जिन फर्स्ट 28 जो टॉप 28 स्टूडेंट्स जो आप समझ सकते हो, जनरल कैटेगरी के टॉप 28 स्टूडेंट्स जो हैं उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो जो टॉप 28 स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन 110% पक्का है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर इनमें से कोई सीट छोड़ देता है, लाइक किसी ने सीट छोड़ दी या फिर किसी ने कोर्स अडॉप्ट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, जो 28 के बाद 29, 30, 31, 32 रैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी इसमें एडमिशन के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारी SC कैटेगरी का, जिसमें हमारे पास बिल्कुल अनरिजर्व्ड SC कैटेगरी की सीट्स कितनी हैं, दैट इज 14। तो जिन बच्चों का रैंक टॉप 14 में आता है अपनी कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। तो अब वो रैंक किसका कितना है वो आप लोग जानते होंगे कि टॉप 14 में कौन कौन आ रहे हैं और आपकी रैंक क्या है, दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी OBC की। तो OBC में जो बिल्कुल अनरिजर्व बिल्कुल डायरेक्ट कैंडिडेट्स की जो मैं बात कर रही हूँ, दैट इज 8 सीट्स हमारे पास हैं। तो इसमें हमारे पास OBC की टोटल हमारे पास 8 सीट्स हैं डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए विदाउट एनी अदर रिजर्वेशन, ठीक है। अब कैटेगरी में भी सब कैटेगरीज होती है, लेकिन मैं सब कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ प्रॉपर कैटेगरी की बात कर रही हूँ विदाउट एनी अदर रिजर्वेशन, ठीक है। अब ये होगी हमारी 3 मेन कैटेगरीज की बात, जनरल, SC एंड OBC। इन तीनों कैटेगरीज की बात हो चुकी है। जनरल में 28 सीट्स हैं, SC में 14 सीट्स हैं, OBC में 8 सीट्स हैं। तो जिन बच्चों का टॉप 28, टॉप 14 एंड टॉप 8 है अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, जनरल, SC एंड OBC में, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा बिकॉज वो उनका रैंक इतना है कि वो अपनी सीट्स के अंडर फॉल डाउन कर रहे हैं। सो दिस वाज फॉर दी अनरिजर्व्ड मेन कैटेगरीज की वजह मैं बात कर रही थी। अब आएगी हमारे पास जर्नल, एक्स सर्विस एंड वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। सो जर्नल एक्स सर्विस क्या होते हैं, लाइक जो आर्मी में जिनके फैमिली रिलेटिव कोई होता है, लाइक है ना, या फिर उनके जो बच्चे होते हैं, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड चाइल्ड जैसे आप समझ सकते हो। मुझे भी इसके बारे में इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ दे आर दी उनके फैमिली मेम्बर कोई ना कोई आर्मी में होता है, तो उनके लिए रिजर्व सीट्स हमारे पास रहती हैं। एंड वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर की भी मतलब दो इसमें कैटेगरीज हैं, एक्स सर्विस एंड वन इज वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में एक्स सर्विस कैंडिडेट्स की 16 सीट्स हमारे पास हैं, पर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं SC की, तो SC में एक्स सर्विस मैन की बिल्कुल भी एक भी सीट नहीं है, पर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 सीट्स हैं। एंड OBC में जो एक्स सर्विस है उनकी 2 सीट्स हैं एंड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की इसमें कोई भी सीट नहीं है। तो इसमें टोटल जो ये बच्चे सिलेक्ट होंगे, लाइक एक्स सर्विस वाले वो 16 बच्चे सिलेक्ट होंगे जनरल में। SC एक्स सर्विस में तो कोई है नहीं, तो इसमें वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की सीट है जो कि जनरल में नहीं है। तो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 सीट्स हैं एंड OBC में 2 सीट्स हैं एक्स सर्विस की। मतलब ये सारे आर्मी से रिलेटेड ही कोटा है दोनों, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड एक्स सर्विस मैन, तो ये दोनों आर्मी से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। तो इनके लेके भी रिजर्वेशन है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है BPL IRDP। तो देखो जो जनरल कैटेगरी के BPL IRDP वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी EWS में ही गिना जाएगा। सो उनकी कैटेगरी भी
अब EWS के साथ मर्ज हो चुकी है, तो EWS कैंडिडेट्स के साथ ही उनको काउंट किया जाएगा। एंड SC में कोई भी BPL IITP की कोई भी सीट नहीं है इसमें, एंड ST कैटेगरी की भी कोई भी इसमें सीट नहीं है, तो आई गेस उनको जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। एंड EWS की सीट्स हमारे पास टोटल 6 सीट्स है, तो जो टॉप 6 स्टूडेंट्स है जनरल EWS में उनका सिलेक्शन भी डेफिनेटली हो जाएगा। एंड उसके बाद 7, 8, 9, 10 वालों को प्रेफरेंस मिलेगी इनकेस अगर कोई सीट नहीं, कोई बच्चा छोड़ देता है या फिर कोई अडॉप्ट नहीं करता है या फिर कहीं और से हमारे पास सीट्स वेकेंट हो जाती हैं। तो ये तो हो गया पूरा मेन सीट्स की बात एंड सब कैटेगरी की बात। अब एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि लाइक देखो डायरेक्ट स्टूडेंट्स तो हमारे पास होते ही हैं, एंड वन मोर थिंग, जैसे ये जो ये सब कैटेगरी होती है ना, जनरल, एक्स सर्विस या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी की सीट भी इसमें है। आई थिंक 2-3 सीट्स है बेंचमार्क डिसेबिलिटी की भी, वो मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ। लेकिन मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कोटा तब लगता है अगर आपके पास 40% डिसेबिलिटी है। एंड अगर इन केस क्या है, मान लो कि जनरल कैटेगरी की जो 16 सीट्स किसके लिए थी, एक्स सर्विस यानी कि जो आर्मी वाले जो भी कोटा है होता है इनका, ठीक है, उनके लिए थी। अब इन केस ये स्टूडेंट्स 16 टोटल नहीं है, मान लो सिर्फ हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं या 6 स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी की जो 10 सीट्स हैं वो डायरेक्ट कैंडिडेट्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड 28 के बाद 10 स्टूडेंट्स अगर मैं और काउंट करूँ, दैट इज 38 रैंक तक, जिन बच्चों का रैंक 38 तक है उनके चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। एंड इसमें थोड़े कम स्टूडेंट्स ही होते हैं जनरल एक्स सर्विस वाले, पर ये हमें तभी पता चल पाएगा जब हमारे पास फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें हर एक कैटेगरी को लेके अलग अलग स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा इस बात का। लेकिन फिलहाल मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइक अगर मानो कि हमारे पास एक्स सर्विसमैन 1 या 2 स्टूडेंट्स के हैं, या मैक्सिमम हम 6 लेके चलते हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 6 स्टूडेंट्स में से टोटल सीट 16 है, तो 10 सीट्स फिर भी बच रही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। दैट इज द जनरल कैटेगरी, जनरल की जनरल में कन्वर्ट होगी, SC की SC में कन्वर्ट होगी, OBC की OBC में कन्वर्ट होगी, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में वो डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए कन्वर्ट हो जाती है। तो वो 10 सीट्स फिर चल जाएंगी डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए। एंड उसके बाद रैंक 38 तक बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है सीट्स मिलने का। वैसे ही SC एंड OBC के लिए भी है कि अगर मान लो कि SC में कोई वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर नहीं है, 2 सीट्स हैं, तो वो भी डायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड अगर OBC में भी नहीं है तो वो भी डायरेक्ट कैंडिडेट्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी में भी अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी का नहीं है तो वो सीट्स भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के डायरेक्ट सीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको काउंसलिंग को लेके बता दी हैं, एंड मैं उन बच्चों को सच में कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो कि इन सीट्स की रैंक जो इन्होंने अचीव करी है, लाइक टॉप 28 स्टूडेंट्स ऑफ जनरल, टॉप 14 स्टूडेंट्स ऑफ SC एंड टॉप 8 स्टूडेंट्स ऑफ OBC, एंड बाकी और कैटेगरीज के जो बच्चे हैं टॉप 16 ऑफ जनरल एक्स सर्विस, फ्रीडम फाइटर वार्ड्स जो है, ये वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये 2 स्टूडेंट्स इसमें हैं। तो मैं EWS के टॉप 6 स्टूडेंट्स, इन सबको मैं सच में कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू से कि गाइज यू डिजर्व दिस, ठीक है। आपने ये हार्डवर्क किया था, एफर्ट्स किए थे, इसलिए आपकी आज ये रैंक है, और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम डेफिनेटली होगा ही होगा। एंड और स्टूडेंट्स को भी मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, लाइक यू परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल। एंड मैं ये नहीं कह रही कि जिन बच्चों की ये रैंक आई है सिर्फ वही सिलेक्ट हो गए हैं, एंड जिनका नहीं आया है उनका कुछ नहीं होगा। लाइक देखो, डू अटेंड द काउंसलिंग, एंड जरूरी नहीं है कि जो टॉप 28 स्टूडेंट्स हैं उनसे 28 के 28 स्टूडेंट्स सीट्स ले लें। देखो बहुत बच्चे सीट्स छोड़ते हैं, लाइक कि उनका ऐसा होता है कि हम एक और चांस देंगे, हम एक और ड्रॉप लेंगे, या फिर हम कुछ और करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट लूजन योर हार्ट, बट हाँ कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में देखो खुद को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे, जो आपका रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड और चीज़ें आप बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। अब हर कोई तो टॉप 28 या टॉप 14 में नहीं आ सकता था, या टॉप 6 में नहीं आ सकता था, तो जिसने जितना पढ़ा, जिसने जितनी मेहनत करी, उसको वो रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। एंड और बच्चे जो टॉप 30 में है, जर्नल में 35 में है, 38 में है, उनको भी काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए। देखो कोई पता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जर्नल एक्स सर्विस वाले जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। आई डोंट नो इस साल अगर हुए तो वो हमें फाइनल मेरिट लिस्ट के आने पर पता चलेगा कि हाँ कितने स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो आई कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। लेकिन लाइक इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लाइक मेरे टाइम में आई डोंट गेस कि एक भी उसमें कोई स्टूडेंट था, आई थिंक 2 या 3 बच्चे होंगे मुश्किल से, एंड बाकी सारी
सारी सीट्स हैं वो डायरेक्ट कैंडिडेट्स में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। अभी आपकी जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। तो इसमें बहुत ही बहुत कम बच्चे होते हैं एंड वो डायरेक्ट सीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड बाकी जितना भी सबने किया बहुत ज़्यादा अच्छा वेल स्कोर किया है, बट पेपर इस बार ईजी था। तो मेरा प्रोडिक्शन एंड मेरा कंक्लूजन यही है कि 75 प्लस हमारा कट ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं देख रही थी कि 74 75 स्कोर करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा थे। एंड 78 79 आई गेस मेरा है कि यहाँ तक ही हमारी मेरिट जाएगी, लेकिन 75 तक मैं ज़्यादा कह सकती हूँ। एंड इन केस अगर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो हमें 70 तक हमारी मेरिट जा सकती है। उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि इस बार कट ऑफ जाएगा। अगर चला गया दैट विल बी योर लक, बट आई जस्ट डोंट थिंक इतना जाएगा। एंड मैं ओवरऑल सबके लिए कह रही हूँ, देखो कोई जनरल है, कोई एससी है, ओबीसी है, ये तो बस कैटेगरीज कहने आते हैं, लेकिन पढ़ना तो उतना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो रैंक तो अचीव करना पड़ेगा ना यार, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो जिन बच्चों ने रैंक हासिल किया है, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर देम एंड आई जस्ट विश कि गॉड ब्लेस यू ऑल पीपल। एंड जिन बच्चों का थोड़ा 1-2 रैंक ऊपर नीचे है उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि किस्मत का कोई पता नहीं है, कभी भी बदल सकती है। सो प्लीज़ डू अटेंड द काउंसलिंग। एंड वन मोर थिंग कि एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि वैकेंसी अगर कोई बच्चा सीट छोड़ देगा तो उसका हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हमें उसका पता चलेगा क्योंकि साइट पे नोटिस आ जाएगा, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारा सीट्स वैकेंट बची हैं कि नहीं बची हैं। एंड वन मोर थिंग, एक स्टूडेंट कह रहा था कि मुझे मॉपअप में सीट मिल जाएगी। देखो आपको क्या लगता है कि हर काउंसलिंग में मॉपअप तक काउंसलिंग जाती है? ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। काउंसलिंग मॉपअप तक तभी जाती है अगर पीछे से सीट्स वेकेंट रह रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मॉपअप राउंड क्यों होगा? मॉपअप राउंड तभी होगा अगर सेकंड काउंसलिंग तक सीट्स फिल नहीं होती हैं, एंड सेकंड काउंसलिंग भी तभी होगी अगर फर्स्ट काउंसलिंग में सीट्स फिल नहीं होती हैं। लेकिन हमारे टाइम में सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी नहीं हुआ था, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही सारी सीट्स जो है वो फुल हो चुकी थी, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि शायद मॉपअप तक मिल जाएगा। लाइक आई नो कि एज अ स्टूडेंट आप ऐसा सोच रहे हो काश मॉपअप तक सीट मिल जाए, लेकिन देखो दिस इज़ द ट्रूथ, ठीक है। आपका मॉपअप राउंड तभी होगा अगर आपकी फर्स्ट सेकंड राउंड में काउंसलिंग में सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की नौबत भी नहीं, बहुत सारी सीट्स जो है वो फिल हो जाती हैं। हाँ, अब ऑनलाइन काउंसलिंग का सिस्टम चला है तो सेकंड राउंड तक बात जा सकती है, लेकिन मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि मॉपअप राउंड हो या ज़रूरी नहीं है सेकंड राउंड हो। अगर फर्स्ट राउंड में सारी सीट्स फिल हो गई तो सेकंड राउंड मॉपअप राउंड वैसे ही नहीं होने वाला है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही आपका काउंसलिंग बंद हो जाएगा एंड बच्चों को अपनी ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, अपना कॉलेज जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड इससे मुझे एक और चीज़ याद आई है अभी, जो फर्स्ट राउंड मैंने आपको बताया कि आपको अपनी चॉइस और प्रेफरेंसेस फिल करनी है, दैट इज़ फ्रॉम 11th to 13th ऑफ जुलाई, ठीक है। 2 दिन आपको अपनी चॉइस और प्रेफरेंसेस फिल करने के लिए मिले हैं। उसके बाद प्रोविजनल आपका काउंसलिंग का जो लिस्ट है वो निकल आएगा, दैट इज़ ऑन 15th ऑफ जुलाई। तो 15th ऑफ जुलाई को आपको प्रोविजनल सीट एलोकेशन लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी लिस्ट मिली है कौन सी नहीं मिली है। एंड 17th को फाइनल लिस्ट रिलीज होगी, जिसमें फाइनली आपको सारी सीट्स एलोकेट हो जाएंगी। कौन सा कॉलेज मिला है, क्या मिला है, वो सारा आपको फाइनल लिस्ट के आने पता चलेगा, दैट इज़ ऑन 17th ऑफ जुलाई। एंड जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आता है 17 जुलाई को, उनको 18 से लेकर 19 तक अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में ज्वाइनिंग करनी है। वहीं पे उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह सब होगा, वो मैं आपको बाद में आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगी। 20th ऑफ जुलाई को अगर इन केस सीट्स वेकेंट बचेंगी तो उसका नोटिस रिलीज होगा एंड देन हमारे पास सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा अगर सीट्स वेकेंट रही तो। गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे। मैं भी थोड़ा बोल के थक गई हूँ, का टेस्ट है, सो आई नीड टू स्टडी फॉर दैट ऑल्सो। एंड अभी मुझे ये वीडियो एडिट करना है एंड अपलोड करना है, सो बहुत ज़्यादा काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एंड पिछले कल के मैंने काफ़ी बच्चों को रिप्लाई किए हैं, इंस्टाग्राम पे भी, शायद यूट्यूब पे कमेंट्स को रिप्लाई करना रह गया है। आई नीड टू कम्प्लीट दैट टू। सो या दैट वॉज इट। एंड या फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम में पूछना, कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू। एंड प्लीज़ काउंसलिंग सभी अटेंड करना, ठीक है। लक का कोई पता नहीं होता। सो या दैट्स इट। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। गुड बाय।